बात कर रहे हैं हम किसकी? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में थर्म का मतलब है हीट और डायनामिक का मतलब है मोशन। तो यहाँ पर हीट इन मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मोशन का मतलब क्या है यहाँ पे हम एक तो ये बात करेंगे, और मोशन कहाँ से कहाँ हो रहा है वो दूसरी बात करेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक चीज है, इसका मतलब है सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस सिस्टम को छोड़ के इस सिस्टम को छोड़ के बाकी की जो जगह है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में चीजों का लेना देना होता है, ठीक है। वो कौन सी चीजें हैं जिनका लेना देना होता है? एक है हीट, जिसके लिए चैप्टर बना, और दूसरा है मैटर। और जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई चीज एक्सचेंज होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज डायनामिक, ठीक है, आ जा रही है, आ जा रही है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिस्टम का मतलब है वो हिस्सा यूनिवर्स का जहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जहां पर कोई काम हो रहा है, और सराउंडिंग का मतलब है वो हिस्सा जो उस सिस्टम को छोड़ के बाकी का यूनिवर्स। ये दो बातें। फिर बारी आई, ये जो सिस्टम है, अब मैं सराउंडिंग की तो क्या ही बात करूं क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं सिस्टम की बात कर सकता हूँ। इस सिस्टम के कितने प्रकार है, कितने टाइप है, और एक कैसा अपना रोल प्ले कर सकता है। तो पहला आता है ओपन। ओपन सिस्टम का मतलब है मैटर बाहर जा सकता है, साथ ही साथ हीट भी बाहर जा सकता है, ठीक है। ये लो, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में मैटर बाहर जा सकता है और साथ ही साथ हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। इसे कहते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा आता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है? सबसे पहले क्लोज सिस्टम का मतलब है इसमें मैटर बाहर नहीं जा सकता। ये इसको मैंने क्लोज कर दिया, अब इसके अंदर ही मैटर रहेगा। अगर वेपर्स बनेंगी भी तो यहीं रहेंगी, बाहर नहीं जाएगी। तीसरा सिस्टम कौन सा है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? इसमें जो आपकी वॉल होती है वो बाहर के सराउंडिंग से कंडक्ट ही नहीं करती। तो यहां से आपके पास एक और टॉपिक आ गया कि वॉल कई प्रकार की। इसको कहते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। एक और नाम एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। तो ये बात समझ में आई हमारे, ठीक। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की? टाइप्स ऑफ सिस्टम समझ में आ गए, सिस्टम सराउंडिंग समझ में आ गया, हीट का मोशन समझ में आ गया। अगला पार्ट, टर्म है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है भाई? हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा भाई आइसोथर्मली हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मतलब है एट कांस्टेंट हीट। फिर आता है आइसोकोरिक। कोर वर्ड्स देखना, कोरिक, इसका मतलब क्या है? कोर का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। इसके बाद आता है आइसो बार। बार से बना बैरिक। बार किसकी यूनिट है? आइसोबैरिक। फिर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो वापस लौट कर आ जाए सेम टेम्परेचर, बिना चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। बिना चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर के अगर कोई रिएक्शन वापस आ जाए तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सुमित क्या कहते हैं उसको? इररिवर्सिबल, जो वापस ना आए उसी टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से तो वापस आ सकती है इररिवर्सिबल, लेकिन उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे वापस नहीं आती।
अब रिवर्सिबल के लिए रिवर्स हम कुछ इस तरीके का सिंबल बनाते हैं। आगे वाले का मतलब होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, वापस आने वाले का होता है बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें ए और बी रिएक्टेंट है जिनसे मिलकर सी और डी बन रहा है, वहीं सी और डी रिएक्टेंट है जिनसे मिलकर दोबारा ए और बी बन रहा है। तो ये होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर बन रहे हैं तो वो कहलाता है इक्विलिब्रियम, संतुलन, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया, वापस आ सकता है। ये नहीं है कि 100% वापस आ सकता है। कब ये रिवर्सिबल प्रोसेस काम करेगा, कैसे करेगा, वो हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। खत्म कर दूं कहानी। अच्छा, तो ये तो बात है समझ में आई हमारे को प्रोसेस की। इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज। एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, और एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो शेप और साइज पे डिपेंड करती है। मेरी बात सुनना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? जो शेप पे साइज पे डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव क्या है? जो शेप पे साइज पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको कहा एक रूम है, इस रूम में अगर मैं इस रूम को आधा कर दूं तो क्या लगता है आपको वॉल्यूम आधा हो जाएगा? जी बिल्कुल। क्या लगता है आपको इसमें जो भी सामान होगा उसका मास आधा हो जाएगा? हाँ। क्या उसकी डेंसिटी आधी होगी अगर वो एक ही मटेरियल से भरा हुआ था पूरा का पूरा रूम? नहीं, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या उसका टेम्परेचर आधा होगा? नहीं, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन पे जो फर्क नहीं पड़ने वाले हैं वो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जिस पे फर्क पड़ रहा है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर और हीट की। अच्छा, आप ये जानते हो कि टेम्परेचर और हीट दो अलग चीजें। हीट का मतलब है एनर्जी। हीट का क्या मतलब है? हीट की यूनिट क्या है? जूल। हीट की यूनिट क्या है? टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर का मतलब है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठंडेपन और गर्मपन का एहसास, वो कहलाता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, जो टेम्परेचर है वो कम बढ़ती होता है तो उससे हीट पे फर्क पड़ता है, या हीट आती जाती है तो उससे किसी बॉडी के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। लेकिन दोनों एक चीजें नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। कैसी है? यूनिट तक एक नहीं है। देखो ऊपर लिखा है मैंने, आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में मेजर कर सकते हो, और हीट को जूल या कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक होता है समाप्त। अब हम बात करेंगे आपसे वर्क डन। पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप मुझे समझाओ। क्या आप ये जानते हो कि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपसे कहा भैया एक ये लो, एक सिलेंडर लो, ठीक है। इस सिलेंडर में आप एक पिस्टन लगाओ। क्या लगाना है आपको? पिस्टन। उस पिस्टन में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ये तो फ्रिक्शन का वर्क डन लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन लेस पिस्टन। अगर आपने इसके अंदर फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगाया तो यहां पर मैंने भर दी गैस, और यहां पर मैंने इसको हीट करना चालू किया, क्योंकि मैं जानता हूं गैस हीट करने पर अपने मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाती है और एक्सपैंड आउट करती है, और ये बाहर निकलने लगती है, फैलने लगती है, ठीक है। तो मैं दूसरे वाले मार्कर से बना के दिखा रहा हूं ये किस तरीके से एक्सपैंड करें। ये यहां तक आ गई, ठीक। अच्छा, अब ये कितना डिफरेंस है? यह है चेंज इन वॉल्यूम, यह है ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। जो आपको चेंज इन वॉल्यूम इस वक्त दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे, ये चेंज इन वॉल्यूम सिर्फ हाइट के चेंज की वजह से चेंज हुआ है, ठीक है। सिर्फ हाइट के चेंज की वजह से चेंज हुआ है। अच्छा, तो यहां पर आपका वर्क डन क्या आया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस, ठीक है। अब कोई क्या भैया यहाँ पर तो हाइट का चेंज आया। हाँ, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, फोर्स इंटू हाइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मैंने आपसे कहा
जो यहाँ वर्क डन बना है आपका वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एक और फॉर्मूला है प्रेशर के साथ। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, कभी सुना है? होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सुना है बेटा? सुमित, सुमित लेसन नंबर 2 नहीं पढ़ा, यूनिट एंड मेजरमेंट? तो भैया अच्छे से कब याद होगा। और यहां से फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर इनटू एरिया। अब इस प्रेशर इनटू एरिया को आपको रखना है वर्क के फॉर्मूले में। तो वर्क डन इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू एस। ठीक ठीक। तो वर्क डन, अब चेंज इन वर्क डन ले लेता तो पहले तो इसको ले, तो यहां से आपका वर्क डन आ गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इस बात को समझो, खत्म, नहीं रोक। दूसरा, अगर मैं कहूं कि चेंज इन वर्क डन था, चेंज इन वर्क डन था तो फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। भैया डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, अब आप इस फोर्स को फिर से वही लिख दो, प्रेशर इनटू एरिया, इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दो, तो ये चेंज इन वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा आपका प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। फिर मैंने आपसे पूछा भैया ये कौन सा प्रेशर है, कौन सा वर्क डन है, तो हमने कहा भैया बाहर वाला प्रेशर ले लेते या अंदर वाला। अंदर से इस वक्त लग रहा है बाहर, तो वर्क डन आया प्रेशर इंटरनल इनटू डीवी। इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो सकता है, कब? जब पी इंटरनल प्लस पी एक्सटर्नल बराबर हो 0। ये कौन सी कंडीशन होती है? संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम की। तो पी इन इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल हो सकता है माइनस का, तो आप ये कह सकते हो ऊपर वाला जो वर्क डन है वो ये भी कहलाया जा सकता है नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा। और हम बाहर का प्रेशर ही जज करते हैं, किसी अंदर किसी चीज के अंदर कितना प्रेशर है उसको पता लगाने के लिए यही एक तरीका है कि बाहर उससे प्रेशर लगाओ, अगर वो उसके साथ रुक गया उसका मतलब बाहर से मैंने 200 बार प्रेशर लगाया, ठीक है, और अंदर वाला जो पिस्टन हिल रहा था वो रुक गया, इसका मतलब अंदर भी 200 बार है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। किस पे आ गया? तो जनरली हम न्यूमेरिकल में पी एक्सटर्नल का ही यूज करें। तो हमारे पास अब तक एक फॉर्मूला आया है, उस फॉर्मूले को वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को आप ऐसे कह सकते हो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल या वी टू माइनस वी वन। ठीक ठीक। अब जरा एक बार इधर आ जाओ, इसको पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्क डन अभी हम और आपको दिखाएंगे, वो वर्क डन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। पूरा पेज रीड करो। देखो भाई, इसमें एक चीज आती है, एक बार पीछे का दिखा दो। एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या आती है? और आइडियल गैस इक्वेशन आपको कहती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे दिखा रखा है रिवर्सिबल वाले में। ये वाली इक्वेशन हमने क्यों नहीं पढ़ी है? क्योंकि अभी हमने लेसन नंबर 5 नहीं पढ़ा, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें आती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें पी क्या है आपका? पी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और ये चेंज भी हो रहा है अभी। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर ऑफ कंटेनर या रूम। ठीक है, अब हम बात एक बार इसके पीछे का देख लो भाई, इसको ही देखना था, देख ले बेटा। अब बारी आती है वर्क डन इन रिवर्सिबल कंडीशन। सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला लिखो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी तो बताया ये होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर बन जाता है प्रेशर इनटू डेल्टा बी। यहाँ तक तो बात कर ली थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआर। अच्छा, तो यहां से हम क्या करें कि भाई यहाँ से हमारा इसका फॉर्मूला बन जाए, भाई प्रेशर का फॉर्मूला बना लो, प्रेशर इक्वल्स टू एन आर टी बाय बी। इसको उठा के इधर पुट करना, तो वर्क डन क्या बनेगा? डेल्टा वर्क डन इक्वल्स टू एन आर टी बाय बी डी। इंटीग्रेट बोथ साइड, देखो इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या चीज का इंटीग्रेशन करूं, कहां से लेके कहां तक करूं? तो मैंने कहा भाई पहले तो हम यहाँ पर वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ एन
बाहर आर, बाहर टी, बाहर सिर्फ v का इंटीग्रेशन करें। और v कहां से कहां तक होगा? v इनिशियल से लेके v फाइनल तक, v इनिशियल से लेके v फाइनल तक कर दिया इंटीग्रेशन। 1/v का इंटीग्रेशन आप जानते हो log v होता है। ठीक है, वर्क डन क्या आया? n r t log v फाइनल माइनस log v इनिशियल। जब दो चीजें लॉग में सब्ट्रैक्ट होती है तो उसका मतलब होता है डिवाइड हो रही है। तो वर्क डन आया एनआरटी अपॉन में लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। आप जानते हो ये लॉग नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का मतलब होता है 2.303 लॉग। पुट कर दो पूरी वैल्यू, तो वर्क डन क्या बनेगा? एन आर टी 2.303 लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ये आपके वर्क डन की इक्वेशन है। कौन सा वर्क डन? रिवर्स। ठीक है, जरा इधर आ जाओ, इस पूरे को आप पढ़ना चालू करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद बारी आती है साइन कन्वेंशन। सबसे पहले तो हम हीट और वर्क के बीच में रिलेशन देखते हैं। हीट और वर्क क्या है? हीट एनर्जी मैं आपको बता चुका हूं कि चेंज इन एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो है हीट, और वो हीट किसके बराबर है? डब्ल्यू के। तो Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू आप कह सकते हो, या W इक्वल्स टू माइनस हीट। इसका मतलब क्या है? अगर हीट आप दोगे तो वर्क करना पड़ेगा, और अगर आप वर्क करोगे तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें होती है, या तो हीट गेन होती है या रिलीज होती है। अगर हीट गेन हुई है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर काम करा है तो हीट रिलीज होगी। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? सिर्फ डायरेक्शन उल्टी। साइन कन्वेंशन, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क करना पड़ रहा है सिस्टम को, वर्क डन बाय द सिस्टम तो वो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या एग्जांपल ले? वर्क डन बाय द सिस्टम, हमारा सिस्टम है हार्दिक। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, हार्दिक को काम करना पड़ रहा है या हार्दिक पे काम? हार्दिक ने 10 रुपए दिए, ठीक है, और वो रिक्शे में बैठ के आ रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, हार्दिक पे काम हो रहा है। अब हार्दिक रिक्शा चला रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हार्दिक को क्या होगा? नुकसान होगा, उसकी हीट रिलीज होगी जब वो रिक्शा चलाएगा। जब पीछे बैठ के आ रहा है तो मौज है उसकी, आराम से बैठ के आ रहा है, और कोई उसके ऊपर वर्क कर रहा है। अगर कोई और उस पर वर्क करेगा तो इसका वर्क पॉजिटिव में जाने लगेगा, अगर इसको वर्क करना पड़ेगा तो इसका वर्क नेगेटिव में जाने लगेगा। हीट गेन बाय द सिस्टम, इसको सिस्टम से हीट लेनी पड़ रही है, बाहर से उठानी पड़ रही है। ठीक है, तो इसका फायदा है, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर इसको अपनी हीट देनी पड़ रही है तो नेगेटिव हो जाएगी। ये 4 साइन कन्वेंशन। ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुनोगे तो शायद आपको याद आएगा, ये आपने सुन रखा है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, फॉर फॉर थर्मोडायनेमिक्स टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। अब जरा इसकी बात सुनो, क्या है ये? क्या वर्ड क्या बोला मैंने? वर्ड है इंटरनल एनर्जी। क्या नाम है? इंटरनल एनर्जी को यू से दिखाते हैं। क्या है ये? किसी भी सिस्टम की सारी एनर्जीज का सम। अब कौन कौन सी एनर्जी आती है? रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और थर्मल एनर्जी। तो सारी एनर्जियां जोड़ के, किसी एक सिस्टम की सारी एनर्जी जोड़ के जो आप बनाते हो, तो वो टोटल उसकी क्या कहलाती है? अंदर की एनर्जी, इंटरनल। तो उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू क्या है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में? यू है यहाँ पर Q प्लस डब्ल्यू। अब मेरी बात सुनो, Q और W तो अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, तो U हमेशा जीरो आएगी, U जीरो आएगी। इसका मतलब U को निकालना मुश्किल है, हम U की बात नहीं करते मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, तो हम डेल्टा U निकालते। डेल्टा U क्या होगा? Q प्लस डेल्टा W। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर U इनिशियल थी, हमने कुछ Q हीट दी, उसकी U चेंज होकर, अब कोई क्या भैया U फाइनल हमेशा ज्यादा हो क्योंकि हमने हीट दी है, जरूरी थोड़ी है कि हमने पॉजिटिव हीट दी हो, नेगेटिव भी तो दे सकते हैं। सिस्टम ने हीट गेन किया या रिलीज किया, वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके साइन पे। अगर सिस्टम ने हीट गेन की है तो पॉजिटिव क्यू, रिलीज किया तो नेगेटिव क्यू। तो अगर पॉजिटिव क्यू हुई तो ये बड़ा होगा फाइनल वाली, और नेगेटिव की तो छोटा होगा। तो इसको कहते हैं हम चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है
वो इक्वल है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो इक्वल है क्यू प्लस चेंज इन वर्क डन। वर्क डन क्या है? पी डेल्टा वी, और ये क्या है? हीट, हीट गेन और रिलीज बाय द सिस्टम। पी डेल्टा वी क्या है? वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, पीवी वर्क डन है, प्रेशर वॉल्यूम का वर्क डन। ठीक है, अब यहां से मेरे पास इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आया, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डेल्टा वर्क। एक फॉर्मूला पकड़ के रखे, क्या इसको ये भी लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी इंटरनल डेल्टा वी। अगर पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल जीरो है तो ये बन जाएगा, बन जाएगा, एक और फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया तो क्या आप कह सकते हो डेल्टा वी जीरो होगा, और जो हीट होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट होगी। हीट क्या होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट। तो आप इससे फॉर्मूला बनाओगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी। ये तो जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी जीरो था, इसलिए पी डेल्टा वी पूरा का पूरा क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर पी डेल्टा वी जीरो हो गया तो ये क्या है? हीट रिलीज्ड और गेन। मुझे क्या पता क्या होगा, तो साइन से पता चलेगा, बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिलीज्ड और गेन बाय द सिस्टम एट। गलत है? आना बोलो, पक्की बात है? तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज, हाँ जी बेटा। सर आपने जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तब हाँ, आपने डेल्टा क्यू क्यों नहीं लिखा? डेल्टा क्यू क्यों नहीं लिखा? हीट यहाँ पर जो चेंज हो रही है, हीट चेंज नहीं हो रही है, हीट हम या तो दे रहे हैं या हम हीट निकाल रहे हैं। उस हीट के चेंज की वजह से एनर्जी चेंज हो रही है, उस हीट के आने और जाने की वजह से क्या चेंज हो रही है? एनर्जी। पर हीट भी तो चेंज हो रही है ना, तो बढ़ रही है या घट रही है? उसको हम साइन से दिखा रहे हैं ना, प्लस से या माइनस से, रिलीज और गेन को। तो फिर हीट वेक्टर है कि स्केलर? हीट स्केलर। पर फिर हम डायरेक्शन के लिए साइन तो दिखा रहे हैं। डायरेक्शन के लिए साइन नहीं दिखा रहे, रिलीज और गेन के लिए साइन दिखा रहे हैं बस। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं हम, ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम, इसको हीट मिल रही है या इसकी हीट जा रही है, बस ये दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आई। तो डेल्टा यू क्या बना? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक बात। दूसरी बात, डेल्टा यू क्या बना? क्यू प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वर्क डन, या क्यू प्लस पी डेल्टा वी इंटरनल का, और एक्सटर्नल के लिए उल्टा हो जाएगा। क्या ये सारी बातें समझ में आई? रीड करो इस पूरे पेज। भाई एक टर्म होती है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, लेकिन पाथ पर नहीं। किस पे डिपेंड नहीं करती? पाथ पर नहीं करती। बात समझ में आई? और भी ऐसी चीजें जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है लेकिन पाथ पर नहीं करती। तो सुमित, ऐसी कौन सी चीजें होती है? ऐसी होती है हमारी चीजें इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो तू यूं कहते कि भैया सीधा सीधा कह दो, इस चैप्टर में जो टर्म्स आएंगी वो सब स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल है। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल की एक समस्या है, उनकी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके चेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसको प्रिडिक्ट करते हैं? फाइनल और इनिशियल के माइनस को। किसको प्रिडिक्ट करते हैं? फाइनल और इनिशियल के, उसे चेंज है। नहीं, एंट्रोपी अलग है, आ रहा हूं। अब बात, अभी एंट्रोपी थोड़ा दूर आएगा, एंथैल्पी आ जाएगा, मैं एंथैल्पी पे आ जाऊं। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आपको इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई। अच्छा, वैसे इसका कहीं नाम लिखा नहीं है, मैं बोलता हूं वैसे ही, एंथैल्पी को एक्सटर्नल एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब बाहर से लग रही है, हाँ कुछ कुछ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है इसकी, एग्जैक्ट डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल। एंथैल्पी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन।
ठीक है, देखो ये एंट्रोपी का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्या ये स्टेट फंक्शन है? हाँ जी। अच्छा, क्या आपकी इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन थी? हाँ, इससे उसका चेंज निकाला गया, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर उसकी वैल्यू को निकालोगे तो Q प्लस W क्या आता है? 0। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स के चेंज को निकाला जाता है मेहुल, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स के चेंज को निकाला जाता है। आ जाओ, H इक्वल्स टू U प्लस वर्क डन, बात ठीक है। अब चेंज कैसे निकालूंगा? डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा वर्क डन। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, डेल्टा H का मतलब क्या हुआ? H फाइनल माइनस H इनिशियल। डेल्टा U का मतलब क्या हुआ? U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस डेल्टा वर्क डन का मतलब क्या हुआ? वर्क डन फाइनल माइनस वर्क डन इनिशियल। अब वर्क डन में मैं फिर Q को चेंज नहीं करूंगा, हीट को। अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूँ P डेल्टा V वर्क डन को, ठीक है। और ये U फाइनल U इनिशियल क्या होता है याद करो, अभी थोड़ी देर पहले कराया था। डेल्टा U किसके इक्वल होता है? Q प्लस डेल्टा वर्क डन के होता है ना। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा वर्क डन। डेल्टा H तो ठीक है, डेल्टा U क्या है? P Q प्लस P, या तो खाली डेल्टा वर्क डन लिख लो या P इंटरनल डेल्टा भी लिख लो। अब मेरी बात सुनना और समझना, ये आप, अब बच्चे कुछ कहते हैं भैया आपने एक्सटर्नल क्यों लिखा? इस वर्क डन को एक्सटर्नल क्यों किया? क्योंकि एंथैल्पी का वर्क डन है, और एंथैल्पी कैसी मैन बताइए एनर्जी? एक्सटर्नल। भूमि एंथैल्पी कैसी एनर्जी बताइए? याद रखना है तेरे को, तुझे ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी अंदर वाली और एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी कितनी है तेरी, बाहर से लगने वाली एनर्जी कितनी है? बहुत सारी। तो इसका मतलब एंथैल्पी कितनी होगी? मैं अभी जब चैप्टर कराऊंगा तो 12-15 टाइप करा दूंगा। डिसोसिएशन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी। तो अब मैं आपसे कहूं क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, किसने कहा? क्या कर सकते हैं? अभी तो नहीं। अगर मैं ये कहूं कि P इंटरनल बराबर है P एक्सटर्नल के, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, और नेगेटिव साइन के इक्वल, तो इसका मतलब क्या है? एट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हीट जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट P। अब बच्चे कहते हैं आप ये क्यों लिखते हो QP? P स्टैंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर, हीट वो वाली जिसका प्रेशर कांस्टेंट है। तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल्स टू QP, ये फॉर्मूला बना, पहली बात। और ये दोनों क्या हुए? ये दोनों कट गए क्योंकि बराबर है। अगर बराबर हो तो ही काटना, हमेशा नहीं काटना। तो यहां से नई डेफिनेशन क्या है? एंथैल्पी इज चेंज इन हीट, ठीक है, या हीट रिलीज और गेन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब जैसे श्रेया कहेगी कि अभी तो भैया ने मना करा था कि क्योंकि आगे डेल्टा लगाना, अब आप चेंज बोल रहे हो। नहीं, आप इससे अच्छा क्या बोल लो? हीट रिलीज और गेन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। अब इस पेज पे आओ और इस पूरे को देखो कि क्या यही बात कर रहा है ये?